आज हम लिस्टिंग के बारे में सीखेंगे कुछ थोड़ा बहुत। और लिस्टिंग से पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात मेरे माइंड में कल आ रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक चीज़ सीखी थी, तो जो अच्छी चीज़ें मैंने मेरी अपनी लाइफ में सीखी हुई है, मैंने कहा ज़रूरी है कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। आप में से चेस के बारे में कौन कौन जानता है? गेम है एक, शतरंज। किस किसने सुनी है या कौन कौन जानता है? एनीबॉडी नो? सुना हुआ है साहब ने? अच्छा, देखी किस किसने हुई है? उसके पता है वो एक चौरस सा होता है और उसके अंदर ब्लैक वाइट और 64 उसमें बॉक्सेस होते हैं टोटल। खेली किस किसने हुई है? अच्छा जी, माशाल्लाह, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ठीक हो गया। जिस बंदे ने चेस इन्वेंट की थी ना, इजाद की थी, जो स्टोरी सुनी है हो सकता है सही है या नहीं है, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाता, लेकिन वो हमारे लिए उसमें एक सबक है। जिस बंदे ने वो इजाद की थी वो बंदा जेल में था, कैदी था, उसके पास करने को कुछ नहीं था, होगा कोई जीनियस बंदा, तो वो अपने तौर पे लगा रहा और उसने एक गेम बना ली। और उसने जो गार्ड्स थे या जो भी, उनको बताया जी मैंने एक गेम बनाई है, मैं बादशाह को दिखाना चाहता हूँ। उसको बादशाह के पास लेके आए, बादशाह ने उसकी गेम देखी तो उसको बड़ी पसंद आई। बादशाह कहता बड़ी ज़बरदस्त आपकी गेम बना दी है तूने, तो बोल क्या मांगता है? कहता नहीं बादशाह सलामत कुछ नहीं, मुझे अगर आप रिहाई दे दे तो मैं बड़ा खुश हूँगा। कहता बादशाह नहीं। तो बादशाह के पास आया, मांग क्या मांगना है? वो कहता नहीं अगर रिहाई मिल जाए इससे बड़ा मेरे लिए क्या है। कहता रिहाई मिल गई, इसके अलावा मांगो क्या मांगना है? कहता कुछ नहीं। कहता कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात, कोई दौलत, कोई सिक्के, कुछ चाहिए तो बताओ। कहता नहीं कुछ भी नहीं। कहता फिर भी? कहता अच्छा बादशाह सलामत अगर आप इंसिस्ट करते हैं ना, तो आप मुझे कुछ चावल दे दें। सुनिए ये स्टोरी आप में से किसी ने नहीं सुनी? कहता बादशाह सलामत अगर आपने मुझे कुछ देना ही है ना, तो आप मुझे कुछ चावल दे दें। बादशाह कहते क्या मतलब? कहते चावल दे दें आप मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। कहता कोई हीरे मांगो, जवाहरात मांगो, कोई मोती मांगो, कोई चीज मांगो। कहता नहीं मुझे चावल चाहिए। बादशाह कहता ठीक है। वो वजीर माल को बुला लेता, कहता हाँ जी कितने चावल चाहिए? कहता बादशाह सलामत 64 खाने हैं मेरी गेम के। अब पहले खाने में आप इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए मांग रहा हूं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं थी। पहले खाने में एक चावल का दाना रख दो, उससे जो अगला खाना है, खाना नंबर 2, उसमें मुझे 2 दाने रख दो, डबल कर दें। जो उससे अगला खाना है उसमें 4 दाने कर दें, 2 का डबल 4 हो जाएगा। उससे अगले खाने में 8 कर दें, ठीक है। पहले में 1, दूसरे में 2, अगले में 4, उससे अगले में 8, और इसी तरह डबल करते जाए। बस मुझे इतने चावल दे दे, आई एम मोर देन हैप्पी। सारी लागत कहता है ये क्या पागल आदमी मेरे पास आ गया है कि चावल मांग रहा है मुझसे, कोई मांग कीमती चीज मांग, कोई मांगनी। कहता नहीं बादशाह साहब मुझे चावल ही चाहिए। वजीर माल को बुलाता, कहता है इसको दे दो चावल जो मांगता है। अच्छा ठीक है जाओ, अगला काम शुरू हो जाता। अब इसके बाद की जो स्टोरी है ना, वो मैं आपको बाद में सुनाता हूँ, पहले आप मेरी ये बात सुन लें। इंग्लिश का एक वर्ड है प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव का भी यही मीनिंग होता है कि आपकी जो पहले दिन की सेल है वो कम है, दूसरे दिन की उससे बेटर है, तीसरे दिन की उससे बेटर है, चौथे दिन की उससे बेहतर है। इफ यू आर गोइंग इन ग्रेजुअल पोजीशन, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ अगर मुझे मिल जाता है कुछ तो। ये प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, कि मतलब कोई चीज बढ़ती जा रही है, इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। अब होता ही है कि मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना कि डायरेक्ट छत पे नहीं जा सकते, सीढ़ियों के जरिए आएंगे तो आप कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ना, ये उस चीज की इस तरह की एग्जांपल है कि अगर आप ना भूलना चाहें तो आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगी और आपको एक वो यादगार रह जाएगी। अच्छा जी, बादशाह कहता है ठीक है इसको दे दो चावल। वजीर माल साथ ले जाता है, वो माल खाने का दरवाजा खोलता है और पहले खाने में एक दाना चावल का रख देता है, दूसरे खाने में 2 दाने रख देता है।
अच्छा, अब आप मुझे क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी, जिसने जवाब देने वो हाथ खड़ा करेगा और मैं पूछ लूंगा, अगर आप में से कोई बंदा होता तो बादशाह से क्या मांगता? अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि उसको क्या फायदा हो रहा है चावलों का। सेकंड क्वेश्चन, आपको समझ आ रही है कुछ? क्या फायदा हो रहा है उसको चावलों का? आगे जा रहा, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, और भी नहीं पता, बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। अब कैलकुलेशन हम करते हैं ना, पहले खाने में एक दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और फिर 8, उससे अगले में 16, उससे अगले में 32, उससे अगले में 64, उससे अगले में 128। यानी कि खाना नंबर 8 पे पहुंच आए और 128 दाने हो गए हैं। 256, 512, 1024, ठीक है। 1024 को हम 1K कह लेते हैं, 1000, ठीक है। आगे आ गया जी 2K, उसके बाद आ गया जी 4K, इधर गया के, 8K और 16K। 4 4 8 4 12 13 14, खाना नंबर 15 पे हम पहुंच आए हैं और उसने 16,000 दाने, इस एक खाने के, पिछलों के तो अपने अपने खाने के हैं ना, तो इस खाने के उसको 16,000 दाने मिल गए, ठीक है। अगर आपको ये ऑफर लेनी होती तो आप एक्सेप्ट कर लेते? नहीं ना, क्या करने हैं चावल, क्या करेंगे चावल, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो थीम था ना, जो दुनिया का सबसे जीनियस गेम बनाने वाला जो बंदा था, वो कितना जीनियस होगा, उसने बादशाह को बुक कर दिया था एक्चुअली, उसने बादशाह को बुक कर दिया था। अब बताएं 16 किलो में 16 किलो दाने, 16,000 दाने हो तो कितना वेट बन जाएगा तकरीबन उन चावलों का? रफली कोई आइडिया दे दे आप में से, हैं? कितना? 5 किलो, एग्री हैं सारे? अच्छा जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 किलो चावल, उससे अगले खाने के कितने होंगे? 10 किलो चावल, उससे अगले के, आप कहेंगे सर विकास क्या हमारे साथ गेम कर रहे हैं, बड़ी शानदार गेम है। 20 किलो चावल, उससे अगले खाने में 1 मन हो गया, 40 किलो 1 मन हो गया जी। उससे अगले खाने में 2, उससे अगले में 4, ये मन चल रहे हैं अब, उससे अगले में 8, 16 और 32, 32 का टन बन जाता है ना, 28 का, 28 मन का 1 टन बन जाता है, ठीक है। तो इस खाने में हम कहते हैं जी 1 टन बन गया हमारा। और ये खाना नंबर कौन सा है? 4 4 8 4 12 4 16 4 20 21 22 23, खाना नंबर 23, 2 टन, 4 टन, 8 टन, 16 टन, 32 टन, 64 टन, 128 टन, 256 टन, 512 टन। अच्छा जी, कितने हो गए? 4 8 16 20, नहीं 4 8 12 16 20 24 28 और 32। सिर्फ खाना नंबर 32 में एक दाने से चले थे और खाना नंबर 32 में 512 टन, एक दाना 512 टन बन गया। 512 टन क्या बन जाएगा अगले 32 खानों में? अगले 8 खानों के बाद बादशाह के पूरी सल्तनत के चावल खत्म हो जाने, अगले 4 खानों के बाद, और उससे अगले 4 खानों के बाद पूरी जमीन के चावल खत्म हो जाने, और उससे अगले 4 खानों में जब से दुनिया पैदा हुई और जब तक रहनी है चावल खत्म हो जाने, बादशाह प्रोवाइड ही नहीं कर सकता उसके चावल। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव सेल या प्रोग्रेसिव इनकम या प्रोग्रेसिव कोई भी चीज जो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं यार 1 चावल, फिर 2 चावल, फिर 4 चावल, फिर ये क्या ड्रामा है, ये क्या मजाक है। उसकी रीजन ये है कि हम लोग दूर अंदेश नहीं है, हमारी उतनी अक्ल नहीं है कि हम, यार 6 साल बाद मैं कहां पे खड़ा हूंगा दुनिया का कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। मैं इस चीज को थोड़ा सा, समझ आ रही है मेरी बात की, मतलब समझ आए ना कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अब इस चीज को ना थोड़ा सा
आपके हिसाब से सेट करने लगा हूं। आप ई कॉमर्स पे काम स्टार्ट करते हो और आप कहते हैं जी मैंने पहले महीने का 1 रुपया सिर्फ कमाना है, जो मर्जी हो, जैसे ऊपर आए मैंने खैरात कर देनी या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देनी है, ठीक है। पहले महीने आपको 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, फिक्स हो गया आप। और जिन लोगों ने इस फार्मूले पे अमल नहीं करना ना, वो सारी जिंदगी पहले खाने पे ही बैठे रहेंगे। दूसरे खाने में 2 रुपए, यानी कि दूसरे महीने, मैं खाने को महीना समझ लेता हूँ, ठीक है। दूसरे महीने 2 रुपए, तीसरा महीना, चौथा महीना, 8वां महीना, और आपको जाके 4 4 8 और 3 11वें महीने आपको 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 11वें महीने। अब जिस बंदे को मैं ये स्टोरी सुनाऊंगा ना, वो कहेगा विकास भाई कोई अपने ही चूरन बेचने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन मैं आपको लाइफ की एक स्टोरी समझा रहा हूँ। 2000 रुपया, 4000, 8000, 16000, ये 8K के बाद 5K आ गया था, किलो हमने वो चावलों का कर लिया था, ठीक है। 16K, 32K, 64K, 128K। 128K का मतलब है 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000, 1 मिलियन, 1 मिलियन पर मंथ इनकम। खाना नंबर क्या है जी? 4 8 12 16 20 और 21वें महीने कोई है बंदा जो 21 मंथ्स का ये वाला चिल्ला काटे? मेरी बात की समझ आ रही है कोई नहीं आपको? मतलब कि मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं। हम फेल इसलिए हो जाते हैं, हम कहते हैं अगर पहले महीने 1 मिलियन आ जाए ठीक है, अदरवाइज सारी जिंदगी बैठे रहेंगे। 11 महीने नहीं हम वेट कर सकते, सारी जिंदगी वेट कर लेंगे हम। पूरा पाकिस्तान वही 30,000 की तनख्वाह के चक्कर में मोटरसाइकिल पे बैठा है और आ जा रहा है, दुनिया घूम रहा है। यार कर लो जाया जिंदगी का 1 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिक हो जाओ अपने पॉइंट के यार। और जब आप कहेंगे ना मैंने 1 रुपया ही कमाना है, इससे ज्यादा नहीं कमाना, तो यू आर फोकसिंग ऑन योर सिस्टम। आप अपने सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, उसकी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, आप प्रॉफिट पे फोकस ही नहीं कर रहे। आपको पता चलता है जी मुझे इधर से 5-10 हजार रुपया प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों छोड़ू? जरूरत ही नहीं हम लोगों में प्रॉफिट छोड़ने की। हमारे पास एक कस्टमर गया ना, हमारी दुकान है, वो वापस आ गया, कहता है चीज लेके गया था, ये खराब निकल आई है, या मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं वापस करना चाहता हूँ। वल्लाह जरूरत ही नहीं है लोगों में उससे अपना प्रॉफिट वापस करने की, कि वो चीज लेके रखूंगा मेरा प्रॉफिट मार जाएगा। 5-5 हजार रुपए के ये लोग हैं, फिर कहते हैं हम तरक्की करें। 5,000 रुपए कीमत है इन लोगों की, कि 5,000 में बेच देते अपना जमीर, कहते हैं क्यों वापस लूं भाई, मैं बुरा मान जाऊंगा, मैं वापस नहीं लूंगा, मेरा प्रॉफिट है 5,000। मौत पड़ जाती है 5,000 में, मौत पड़ जाती है, ठीक है। बिजनेसमैन वो है जिसके अंदर जुर्रत है, वो कहता है ठीक है यार आज मैं रात को जाके पानी से रोटी खा लूंगा, कंप्रोमाइज नहीं करना मैंने अपने रूल्स। फिर अल्लाह ताला, फिर कुदरत उस बंदे के साथ मिल जाती है और उसको उठा लेती है, कहीं पहुंचा देती है, ठीक है। ये कौन सा बना जी? 4 8 12 16 20 और 21। और थोड़ा सा और आगे चले जाएं, 2 खाने, 2 जब यूके में हम अपने जीपी के पास जाते हैं ना, जो डॉक्टर होता है हमारा लोकल, जो प्रैक्टिशनर होता है, और उसके साथ हम रजिस्टर्ड होते हैं, तो कोई मसला छोटा मोटा होता है तो हम उसके पास चले जाते हैं, ये मसला आ रहा है, अगर सीरियस हो तो वो फिर फॉरवर्ड कर देता है स्पेशलिस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो कहता है जी उत्ते करो, कपड़ा उत्ते करो, टीका लाया, कहता ठीक हो जाना बस घर जा। मसला की है जी? कोई नहीं मसला, तो नहीं मैं दस सकता, ਉਹਦੇ वास्ते 5 साल पढ़ना पैंदा की मसला, ठीक है। मसला नहीं बताते, कहते बस टीका ला देता है तू घर जा ठीक हो जाएगा। वहां पे हम जीपी के पास जाते हैं ना, तो कहते हैं जी आपने क्या खाया था, क्या पिया था, कहाँ पे आए गए थे, अच्छा ये जो वो निकाल के ना एक्सरे आपकी, और कंप्यूटर में वो खोलेगा गूगल में, और वो जो बीमारी है आपके साथ गप लगाएगा, आधा घंटा बताएगा ये मसला था, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आप बैठते हैं काम करते हैं तो वो थोड़ी सी ऐसे हो गई है, ये देखें आपका जो एक्सरे किया इसमें ये चीज आ रही है। मतलब वो आपके साथ पूरी की पूरी डिस्कशन करता है, आपको बताता है कि प्रॉब्लम क्यों आया है, और आप आइंदा एहतियात भी करते हैं कि आइंदा मैंने इस चीज को अवॉइड करना।
और वो कहता है टीके की जरूरत कोई नहीं है, आप एक्सरसाइज करें और इस पोजीशन को सिर्फ अवॉइड करें, आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। राइट? मैं ये कहता हूं कि आप यहाँ पे मेरे पास आते हैं, मैं आपको एक प्रोडक्ट बता देता हूँ जी, ये प्रोडक्ट बेचेंगे, पैसे ही पैसे, वो महीना एक बेच लोगे, फिर मैं मिलूंगा ही नहीं आपको, फिर क्या करोगे? मैं कहता हूं आपको प्रोडक्ट ढूंढना आ जाए, आपको बिजनेस करना आ जाए, आप आगे लोगों को सिखाओ सारी जिंदगी के, यार टीम्स बनाओ, काम करो, मेहनत करो, आगे जाओ। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी कोई वैल्यू नहीं। खत्म हो गया ये, मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दो। ठीक हो गया? अब हम आते हैं जी वापस अपने असल टॉपिक की तरफ। लिस्टिंग हमारा टॉपिक है आज का, और शॉर्ट टाइम है। एक्चुअल जो प्रैक्टिकल है वो आपको कासिम करवा देगा, मैं उसमें आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझा देता हूँ। दो किस्म की लिस्टिंग होती है, एक सिंगल लिस्टिंग और एक वेरिएशन वाली। सिंगल में होता है जिस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं होता, ना कलर का, ना साइज का, ना कंपैटिबिलिटी का, कोई भी नहीं होता। आप सिंपली कोई एक चीज पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बल्ब पकड़ा है, आप कहते हैं जी ये बल्ब है, ये मैं बेच रहा हूँ। उसकी एक पिक्चर लगाएंगे, उसका एक SKU बनाएंगे, एक उसकी प्राइस डालेंगे, दैट्स इन लिस्टिंग डन होगी। ठीक है? उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं होती है, बाकी सारी की सारी चीजें वही आती हैं, लेकिन मल्टी लिस्टिंग जो होती है उसमें जाहिर है आप एक शर्ट बेच रहे हैं और उसके 4 साइज हैं, तो आपने उन चारों साइजों के लिए अलग-अलग SKU क्रिएट करने हैं, अलग-अलग क्वांटिटी उनकी अपलोड करनी है और अलग-अलग उनकी प्राइस अपडेट करनी है, ताकि जब आपका कस्टमर आपकी लिस्टिंग को ओपन करता है तो वो शर्ट देखता है तो उसमें ड्रॉप डाउन एरो आ रहा होता है कि साइज सेलेक्ट करेंगे। तो अगर वो स्मॉल साइज सेलेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक जो अपनी प्राइस स्मॉल साइज को दी है वो वहां पे शो हो जाएगी। ओके जी, स्मॉल इतने का, ओके। जो अपने मीडियम को प्राइस दी हुई है, जब वो मीडियम को सिलेक्ट करेगा तो मीडियम वाली प्राइस वहां पे शो हो जाएगी। लार्ज करेगा तो लार्ज वाली हो जाएगी। एग्जैक्टली उसी तरह जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपके पास भी SKU के हिसाब से पता चल जाएगा कि इसने स्मॉल का ऑर्डर किया हुआ है या मीडियम का किया हुआ है या लार्ज का ऑर्डर, आपने उसका SKU रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल शर्ट डैश S, तो आपको पता चलेगा ये स्मॉल शर्ट भेजनी है। शर्ट डैश M, एक ही लिस्टिंग के अंदर आपने हर एक के अगेंस्ट वो एक टेबल से ओपन हो जाता है, उसमें आपने SKU और प्राइसेस डालने। अच्छा, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइटल। वैसे टाइटल जब आप नाम शाम लिखते हैं ना तो उसके साथ भी जो आप मिस्टर या मिसेस या मिस या मास्टर या जो भी लगाते हैं ना वो भी टाइटल होता है। नाम का जो नेम, सर नेम और फैमिली नेम, और एक टाइटल होता है कि मिस्टर है या मिसेस है या मिस है। तो ये हमारी लिस्टिंग का भी टाइटल होता है। टाइटल का मतलब है आपने लिमिटेड वर्ड्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है? अब टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो वो आपकी लिस्टिंग सर्च करने के लिए आपकी प्रोडक्ट अपने सर्च बार में एक वर्ड लिखेगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल वो लिखता है जी पेंसिल, और अगर आप पेंसिल बेच रहे हैं लेकिन आपने अपने टाइटल के अंदर पेंसिल कहीं जिक्र ही नहीं किया हुआ तो जाहिर है उसको आपकी लिस्टिंग ही शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है जी बाल पेन, फॉर एग्जाम्पल आपने बाल पेन ब्लू कलर, इतनी प्राइस या इतनी उसकी मोटाई चौड़ाई लंबाई सारा कुछ आपने डाला है, लेकिन आपने पेंसिल नहीं लिखा हुआ। तो जब वो पेन, क्योंकि आप खुद भी जब कोई चीज सर्च करते हैं ना तो आप हर बंदे का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का डिफरेंट माइंड है। अब कोई बंदा जो है वो चेयर लिखेगा, बाकी सारी बंदा वो कुर्सी लिख के सर्च कर रहा होगा। अब चेयर और कुर्सी के आपस में क्या ताल्लुक है? अगर आपने कुर्सी लिखा हुआ तो सर्च हो जाएगी, चेयर लिखा हुआ तो नहीं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल दिए। बाल पेन है, पेंसिल है, सिर्फ पेन है, ठीक है, हाइलाइटर है, पॉइंटर है, अब डिफरेंट वर्ड्स हैं उसके अंदर। तो अब एक बंदा क्या लिख के सर्च कर रहा है? हो सकता है अगर वो सिर्फ पेंसिल लिखे ना, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है जी पियानो पेंसिल अपने टाइटल के अंदर, और अगर एक बंदा सर्च में पियानो पेंसिल लिख के सर्च कर रहा है तो आपकी जो सर्च है वो हो सकता है पहले पेज पे आ जाए या दूसरे पे आ जाए। लेकिन अगर वो बंदा सिर्फ पेंसिल लिखेगा, उसके दो वर्ड आपके मैच हो गए। अगर वो सिर्फ पेंसिल लिख रहा है तो हो सकता है आपकी जो सर्च है वो 5वें पेज पे चले जाए उसके सर्च के, बहुत चीज़ों पर।
अगर वो पेन लिख के सर्च करता है तो हो सकता है आज ही आपकी डिस्क्रिप्शन में कहीं पेन लिखा होगा या कहीं और पे आपने जिक्र किया होगा, लेकिन वो ज़्यादा तरतीब से आएगा ना। टाइटल को सबसे पहले पिक करेगा, फिर सब टाइटल को पिक करेगा, फिर डिस्क्रिप्शन में से उठाएगा। तो अगर आपने पेन लिखा हुआ है, वो पेन से सर्च कर रहा है, तो हो सकता है आपकी जो लिस्टिंग है वो पेज नंबर 420 पे चली जाए, राइट। तो इसमें ये होता है कि आपने बैठ के देखने का मैंने टाइटल क्या रखना है, आपने वर्चुअली लोगों की इमेजिनेशन करनी है कि लोग क्या क्या सोच के ये वर्ड चेक करते हैं, ये चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। बॉटल कैन भी हो सकता है इसकी जगह पे, कंटेनर भी हो सकता है, ठीक है। और भी मेरे माइंड में 2 आ रहे हैं बॉटल के अलावा, और भी हर बंदे के माइंड में डिफरेंट आता है, ठीक है। अब एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। पेट्रोल पंप को यहाँ पे पेट्रोल पंप पाकिस्तान में कहते हैं, वहाँ पे तो नहीं पेट्रोल पंप कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, गैस स्टेशन। पेट्रोल पंप का और गैस स्टेशन का आपस में तो की कोई नहीं है, ये कि 2 डिफरेंट नेशंस हुई तो उनकी बिल्कुल टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसको वर्क करना है। जब आप गूगल में जाएंगे अपनी वो चीज़ लिखेंगे और उसके रिलेटेड डिफरेंट लोगों ने ऑलरेडी लिस्टिंग अमेजोन पे भी की होगी, ईबे पे भी की होगी, उसके बाद अलीबाबा अली एक्सप्रेस पे भी की होगी। तो अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे ना, आपने क्या, मैंने आपको वो आइडिया बताया ना कि माइंड में ये लगेगा यार 1 रुपया कमाना है, मेरा मिशन है इसकी, तो ज़ाहिर फिर आपको पता प्रॉफिट होगा नहीं, मतलब मैं आपको काम करूँ, मेहनत करूँ। अब मुख्तलिफ लोगों की लिस्टिंग उसके रिलेटेड वो जो चीज़ है वो देखें, उन्होंने टाइटल्स क्या रखे हुए हैं, उन्होंने पिक्चर्स किस तरह की लगाई हुई हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन। नॉलेज यही होता है ना, जब बंदा पैदा होता है कुछ भी नहीं होता उसके पास। जब पैदा होता है तो कोई चीज़ जो एक्सेप्ट इंस्टिंक्ट के जो आपको कुदरत की तरफ से मिली हुई ये चीज़ें, रोना हंसना या दूध शुद्ध मांगना, इस तरह की चीज़ भी, बाकी नॉलेज तो कोई नहीं होता ना बंदे के पास, मतलब लाइफ के साथ साथ इकट्ठा करता जाता है। तो जाहिर बात है अगर आप एक बंदा 5 लिस्टिंग को रिसर्च करके अपनी लिस्टिंग करता है उस प्रोडक्ट की उस बंदे में, और एक बंदा 50 लिस्टिंग को सर्च करता है और अपनी लिस्टिंग करता है, फ़र्क होगा कि नहीं होगा। मैं कोई किताबी बात तो नहीं कर रहा ना, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जिनका आपको फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ यही जोर देता हूँ मेहनत ज़्यादा करो, मेहनत जमा करवा दो अल्लाह पाक के पास, आ जाएगी वापस। क्लियर हो गया टाइटल। टाइटल भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो एल्गोरिथम में आपकी प्रोडक्ट सर्च होती है वो टाइटल से होती है, तो कोशिश करेंगे टाइटल शानदार किस्म का। सब टाइटल के सेकंड नंबर पे जो एल्गोरिथम में आता है वो सब टाइटल होता है। अगर आपके कोई वर्ड्स आप कहते हैं ज़्यादा वर्ड्स मुझे मिल गए और मैं टाइटल में सारे फिटिंग नहीं कर सकता, तो मैं अपने सब टाइटल में कर दूंगा। आपको 2-2.5 पाउंड उसके एक्स्ट्रा पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके 2-3 ऑर्डर भी महीने में आ गए तो सब टाइटल में पैसे पूरे हो गए, वो जो एक्स्ट्रा आ रहे होंगे वो सब टाइटल की वजह से आपको आ रहा है। यानी कि हर जगह पे बिजनेस है, आप दुकान खोलते हैं, उसका किराया देते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और महीने का आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो तो हो गया आपका मेन बिजनेस। अगर आप एक बंदे को पकड़ के उसको कहते हैं मेरी दुकान के सामने जगह ठिया लगा लो, मुझे महीने का कोई 5-10 हज़ार रुपया दे दिया करो, आलू बेचो जो भी बेचो, तो आपके बिजनेस के अंदर एक बिजनेस निकला है। आप किसी बंदे को बुला के तो कहते हो मेरी दुकान के अंदर एक काउंटर पे बैठ जाओ और यहाँ पे बैठ के आप सॉफ्टवेयर कोड खोलो फूलों के या रिपेयरिंग कर लो, ठीक है। तो वो जो काउंटर है वो आपके मेन बिजनेस के अलावा बिजनेस के अंदर एक बिजनेस आ रहा है। तो हो सकता है आपको आपके किराए ना पूरे करे, बिल पूरे ना करे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा तो आपको तो से आना शुरू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम ये चीज़ है, लिस्टिंग आपने की है, नॉर्मल लिस्टिंग की वजह से आपको महीने का 100 पाउंड आ रहा है प्रॉफिट। लेकिन अगर आप कहते हैं जो सब टाइटल पे 2.5 पाउंड में खर्च करो, ये भी बिजनेस के अंदर एक बिजनेस है, तो हो सकता है उस 2.5 पाउंड की वजह से 10-12 पाउंड आपको महीने के आना शुरू हो जाए, तो नॉट अ बैड आइडिया। एग्जैक्टली उसी तरह जब आप पिक्चर लगाएंगे, अगर पिक्चर में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पिक्चर लगा रहे हैं तो उसके भी 2-2.5 पाउंड एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन वो सर्च में बड़ी आएगी, हो सकता है वो भी आपका बिजनेस की छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट है महीने के लिए। डूब भी गई तो कोई मसला नहीं पड़ी, तो करो। कस्टम लेबल, जिस तरह लोगों के नाम रखे होते हैं आपने किसी को बुलाने के लिए, आप सब लोगों में से मुझे, मैं किधर भी मुँह करके कासिम बोलूँगा तो कासिम बोलेगा यस, इसको पता चल गया ना मेरा नाम कासिम है। तो इसी तरह हर प्रोडक्ट को जब बेच रहे हैं या बेड़े आप रख रहे हैं तो लोगों ने पता है बेड़े रखते हैं, बेड़ों के नाम रखे होते हैं, डोली है, वो जोली है, वो लीली है, वो फलानी है, ठीक है। मुर्गियों के नाम लोगों ने रखे हुए, जिन्हें मुर्गियाँ ज़्यादा रखी हुई, कबूतरों के नाम रखे हुए, और जब उसका नाम लेते वो आ जाता है। कुत्ते हैं जो लोगों ने कुत्ते रखे हुए, उनका नाम होता है, कुत्ते को बुलाते ऐसे भागता है, ठीक है। आपकी भी हर प्रोडक्ट का एक नाम होगा, वो नाम जो होगा ना वो SKU होगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट। बाकी तो टाइटल ज़ाहिर है 1.5 गज लंबा होगा,
तो आप एक शॉर्टकट उसका नाम रख लेते हैं जिससे आप उसको पहचान लेते हैं। तो वो ज़रूरी है, आप ज़रूर बेशक आप नहीं भी इस तरह का सिस्टम यूज़ करें फिर भी लर्न करें चीज़ों की, ये चीज़ें ज़रूरी हैं डालने उनके नाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, तो उसको कोई भी बंदा आधा दफ़ा ये नहीं कहेगा अब्दुल गफ्फार खान किधर आना पड़ा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं, उसका कोई SKU रख लेंगे ना, तो उसको फिर SKU से पुकारना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट का बजाय इसका लंबा टाइटल या उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक छोटा सा कोड आएगा, तो वो प्रिंट आएगा, तो सिर्फ एक छोटा सा कोड आएगा, पता चल जाएगा ये बंदा वो SKU। अब अपना बिजनेस का आपको अगर कहीं पे जाते हैं, कोई और बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें भी ये वाले आप कर सकते हैं चीज़ें। उसके बाद आगे कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी का ये है कि फर्ज करें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके जो है ना वो डिफरेंट वे ऑफ पिक्चर दूँगा। कैटेगरी नॉर्मली तो ये होता है कि ज़ाहिर कपड़े बेच रहे हैं तो क्लोथिंग की कैटेगरी आप चूज़ करेंगे, या परफ्यूम्स बेच रहे हैं तो आप फैशन की कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, या चार्जर बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। लेकिन सम टाइम लोग इस तरह भी करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपना चार्जर लिस्ट कर देते हैं कैटेगरी, और साथ अगर एक एक्स्ट्रा कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, अपनी लिस्टिंग के लिए 2 कैटेगरीज सेलेक्ट करते हैं, तो उसके मेरे ख्याल है कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, जिस तरह सब टाइटल के या पिक्चर के। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक बंदा वो सिर्फ कैटेगरी चूज़ करके वहाँ से तो सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहता है मैंने कंप्यूटर की कोई चीज़ ढूंढी है, केबल है, ठीक है, तो वो मिडल में आ जाती है, मोबाइल को भी लगती है, कंप्यूटर को भी लगती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों कैटेगरीज में आ जाती है। तो अगर आपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कैटेगरीज चूज़ की हुई हैं, तो मे भी वो बंदा कंप्यूटर की करो, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट कंप्यूटर में आ गई है, तो आप वहाँ से आ रहे हो। ठीक है, तो कैटेगरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक ऑटोमेटिक होती है, फ्री होती है, वो आपने एक चीज़ करनी होती है। नॉर्मली जब आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं कैटेगरी ऑटोमेटिक होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे ऐड अनदर कैटेगरी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। आप देखें मेरी ये जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप ये जो रोटियों वाला कपड़ा होता है जिसमें रोटियाँ लपेटते हैं, उसको आप क्लोथिंग में भी ऐड कर सकते हैं और होम एंड किचन में भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह की आप कोई भी चीज़ आपकी होगी प्रोडक्ट, तो आप देख लीजिए कि ये मल्टी कैटेगरीज में आती है, और फिर उसका एल्गोरिथम में भी नंबर हाई होगा कि eBay भी कहेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टी कैटेगरीज की प्रोडक्ट है, इसको हम ज़्यादा बूस्ट करें, ऊपर लेके ताकि लोगों के सामने। सेकंड कैटेगरी वेरिएशंस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वेरिएशंस का मतलब ये जो होता है ना आपका डिमर होता है, इसको वेरिएबल कहते हैं, चेंज करने वाला स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पढ़ाते थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर लगा हुआ है, जब वो रेजिस्टेंस को नीचे करता है बिजली कम आती जाती है स्पीड से, इसको एक्चुअली वेरिएबल इसका नाम है, और फिर हम इसको डिमर करते हैं। जी ओपन रिटर्न ज़्यादा आता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये साइज तो मेरा नहीं है। इनफैक्ट होती जो कस्टमर की मिस्टेक है, देन फिर उसमें तो फिर वेरिएशन होती है, टफ हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ। अब ये कह रही हूँ कि आपने एक मीडियम शर्ट लगाई हुई है, उसके साथ मेंशन भी किया हुआ है कि ये मीडियम है, और कस्टमर भी जब सेलेक्ट करता है तो वो मीडियम सेलेक्ट करता है, उसके बावजूद वो कहता है कि मेरा साइज़ ठीक नहीं है, तो ये कस्टमर का कसूर है। Customer is always right. Exactly, तो ये toughest हो जाता है ना। नहीं होता। Good customer. हर वो प्रोडक्ट जिससे आप समझते हैं कि हम साइज मेंशन कर सकते हैं, उसकी आप एक पिक्चर लगाएं, ठीक है, उसकी पिक्चर के साथ आप एक एरो लगाएंगे, उसको कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है ये 16 सेंटीमीटर है, राइट। अब साइजेस है ना जो चाइनीज़ हैं उनका जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है वो हमारे स्मॉल साइज़ के बराबर है, ठीक है। तो इसका कोई वर्ल्ड स्टैंडर्ड कोई नहीं है साइजेस का, जो स्मॉल मीडियम लार्ज हैं। अब ये जो चीज़ें ये हमने सीखी है 12-14 साल एक्सपीरियंस का, कि भाई ये इश्यूज़ आए जो आपने भी मेंशन किया ना, ये चीज़ें हमें इश्यूज़ आए, हमने फिर आपस में बैठ के डिस्कस किया कि इसका क्या हल निकाला जाए। तो इसका हल हमने ये निकाला कि हमने वो शर्ट जब मंगवाई उसको टेबल के ऊपर रखा, उसके साथ एक मेजरमेंट टेप रखी और उसको बता दिया कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी है,
हमारे ख्याल में ये मीडियम है, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी है, इसका तीरा इतना है, इसका बाजू इतना लंबा है। यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट, तो आपका वो इशू हो सकता है। क्लियर? वेरिएशन हो गया जी। EAN भी लाइक SKU ही है, लेकिन SKU जो है वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, कोई भी आपको जो आपको अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल का वो भी रख लेते हैं, ठीक है, या सेल रख लेते हैं, या बैटरी का सेल रख लेते हैं, कोई भी नाम शॉर्टकट्स आप रख लेते हैं। एयर कंडीशनर का आप AC रख लेते हैं, ठीक है, या उसका कूलर नाम रख लेते हैं, ये कूल कर रहा है, कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन जो EAN होता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर है, जिसमें गाड़ियों को नंबर प्लेट्स लगती हैं ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ये आपकी प्रोडक्ट को एक नंबर प्लेट लगता है। आपने अक्सर कोई चीज़ अगर खरीदी है जो ब्रांड्स की होती है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी, तो उनके ऊपर एक बार कोड आ रहा होता है, बार कोड के नीचे छोटे छोटे डिजिट्स लिखे होते हैं। तो अगर आप वो प्रोडक्ट की 100 कॉपी भी खरीदेंगे ना, तो वो एक जैसे बार कोड और एक जैसे नंबर उसके नीचे लगेंगे। वो उस प्रोडक्ट का जो आपकी वो लिस्टिंग है या जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की वो नंबर प्लेट है। कि आप सिर्फ उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो होता है कि ये वाली प्रोडक्ट है, दुनिया के किसी भी कोने में पड़ी हुई है, या आप उस नंबर को एंटर करेंगे डिजिटली, तो वो नंबर उसकी नंबर प्लेट उस प्रोडक्ट की आप गूगल में लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट सामने आ जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट, अगर वो एक्चुअली। तो इसलिए क्या करते हैं, स्पेशली अमेजोन पे ज़्यादा यूज़ होता है। eBay में अगर आप करेंगे तो एल्गोरिथम में आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या ऑन पेमेंट eBay अमेजोन से खरीद सकते हैं, कोई 15-20 नंबर का एक डिजिट होता है यूनिक, तो आप वो एक अपनी प्रोडक्ट को अलॉट कर लेते हैं, लिस्टिंग को। फॉर एग्जाम्पल आप पानी की बोतल बेच रहे हैं तो उसका ऑप्शन इसमें तो खैर लगा होगा लास्ट में, लेकिन अरे ना तो सर ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, उन्होंने अपने बार कोड खरीद के, तो इस पानी की बोतल को एक ही बार कोड उन्होंने खरीदा था और उस पर हर एक पे प्रिंट कर दिया। जब इसको कोई स्कैन करेगा पता चलेगा ये पानी की 330 मिली। नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं अगर आप मतलब प्रो बने। कंडीशन आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन का भी ऑप्शन आता है, तो उसमें नॉर्मली हम न्यू लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे अब इसमें अपने की कंडीशन तो या यूज्ड होगी या न्यू होगी, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, आपके माइंड में कोई और कंडीशन यूज या न्यू के अलावा क्या कंडीशन हो सकती है? हाँ जी, रिसाइकल्ड, यस, रिफर्बिश्ड, यस, कोई कंडीशन आपके में रिपेयर, यस। वेल एक प्रोडक्ट है वो काम नहीं करती, यूज भी नहीं है, न्यू भी नहीं है, वो रिपेयरिंग के लिए क्या पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, रिपेयरिंग या फॉर पार्ट्स, ये भी कंडीशन है उसकी। आपके पास एक डेड चीज़ पड़ी है, वो डेड तो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर पार्ट्स। और कोई यूज्ड लाइक न्यू, एक मैंने 2-4 दिन इस्तेमाल किया भी नहीं है, लेकिन यूज है लेकिन लाइक न्यू है, ठीक है। या न्यू विदाउट बॉक्सिंग, इसमें लेके यूज विदाउट बॉक्सिंग, न्यू विदाउट बॉक्स, उसकी कंडीशन आपने लिखी, उसमें एग्जैक्ट आपने कंडीशन लिखनी है। ये नहीं कहना कि इसका बॉक्स नहीं है मैं न्यू लिख देता हूँ, नहीं लिखो न्यू विदाउट बॉक्स, ठीक है। या न्यू बॉक्स भी है, फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट आई है आपको, जिसने गिफ्ट की, आप आगे बेचना शुरू हो गए गिफ्ट मिला, ठीक है, आपको मिली है, पैक हुई हुई है, लेकिन उसने टैग्स उतार लिए प्राइस वाले या दूसरे, तो आप उसको लिखेंगे न्यू पैक विदाउट टैग्स। कस्टमर हो सकता है उसको टैक्स वाली चाहिए होती है, तो अपनी इस डेप्थ में जाके ये ईमानदारी का आखिरी लेवल, और इस्लाम भी यही सिखाता है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आप कामयाब होंगे। हम नहीं फॉलो करके आप कहते हैं, हम खुद सोचेंगे किस तरह कामयाब बोलेंगे। कंडीशन आप वहाँ पे आपने कर दी, और मजीद भी आपके माइंड में आएगी। ये वो जो चांद किया हमने कि एक मतलब उसको हम कहते हैं न्यू यूज़ के अलावा भी करते हैं, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होती है, न्यू होगी या यूज़ होगी, ठीक है, तो इसके अलावा भी कंडीशन हो सकती है। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं फोटोज़ पे। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करूँगा, मजीद जब ज़ाहिर इधर ही आप तो आप सीखते रहेंगे चीज़ें। फ़ोटोज़ में जब आप कोई पुअर क्वालिटी की फ़ोटो अपलोड करते हैं तो ये भी कह देते हैं कि ये नहीं मुझे पसंद, कोई और नहीं, ठीक है। तो पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो उसके
पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। जब आप गूगल से कोई चीज़ उठा रहे हैं और उसके ऊपर होवर करते हैं तो उसके नीचे पिक्सल्स लिखे आ जाते हैं कि इसके इतने पिक्सल्स हैं, ठीक है। पिक्सल्स का मतलब होता है कि जो उसके अंदर जो आपको नज़र नहीं आ रहा था ना, हिडन बॉक्सेस छोटे छोटे एक्चुअली बने होते हैं और उनको हमने कलर किया होता है, उसको पिक्सल्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक चीज़ के 100 पिक्सल, इसके मैं 100 खाने बनाऊँ डिवाइड करके और उसके अंदर कोई पिक्चर फिट करने की कोशिश करूँ तो उसकी उतनी क्लियरेंस नहीं होगी। तो उसी 100 डब्बों की बजाय मैं अगर 10,000 डब्बे बारीक बारीक बनाऊँ और उनको मर्जी से कलर चेंज करता जाऊँ तो वो ज़्यादा फाइन होगी। तो वो 10,000 की बजाय अगर 10 लाख छोटे छोटे डॉट्स हो, डॉट को मैं अपनी मर्जी का कलर दे सकूँ तो और फाइन क्लियर पिक्चर आ जाए, ठीक है। तो पिक्चर के साथ जो भी फोटो आप गूगल से उठाना, उसको गूगल से ही उठाते हैं, तो गूगल से उठाने लगते हैं तो उसके नीचे कोने पे आ जाते हैं कि इसके पिक्सल्स कितने हैं, तो इसके जो डब्बे हॉरिजॉन्टल बने हुए हैं वो कितने हैं और वर्टिकल कितने हैं। तो नॉर्मली 1000 बाई 1000 की जो पिक्चर है वो टॉप क्वालिटी है, 1000 पिक्सल्स बाई 1000 पिक्सल्स की जो पिक्चर होती है वो टॉप क्लास पिक्चर है। लेकिन समटाइम आप देखेंगे ये एग्जैक्ट पिक्चर मेरी है लेकिन होगी वो 200 बाई 300 पिक्सल की या 250 बाई 200 पिक्सल्स की। तो उसका मसला ये होता है कि जब आप अपने अकाउंट में उसको लगाते हैं, कस्टमर उस पर क्लिक करता है तो वो जब ओपन होती है ना बड़े साइज में आती है तो वो ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो कस्टमर भी कहते हैं यार इसको पिक्चर भी नहीं अच्छी बनानी आती है, क्वालिटी क्लियर या पिक्चर सही चीज़ मुझे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से नजर नहीं आता। और जो बड़े पिक्सल वाली होगी ज़रा आप उसको जितना मर्जी शरीक करें, जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। सर इसका बैकग्राउंड पिक्चर का बैकग्राउंड ईबे में तो कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वैसे नॉर्मली अगर वाइट आप रखते हैं तो दी बेस्ट है, ठीक है, प्रोफेशनल। और फिर नॉर्मली ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो पिक्चर्स है ना वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन आपकी फ्रंट पे पिक्चर लगी है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो, उसके अलावा कोई गंदमान इधर से ना हो, वो एल्गोरिथम में आपको रैंकिंग देती है। लेकिन सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि नेक्स्ट डे डिलीवरी, तो उसकी जो सबसे प्रोमिनेंट जगह होती है, क्योंकि जो पिक्चर होती है ना वो समझे कि टाइटल के तकरीबन बराबर ही उसकी वैल्यू होती है। टाइटल सिर्फ खींच के कस्टमर को लाता है कि ये टाइटल लिखा आ गई, आपकी लिस्टिंग आ गई। जो पिक्चर्स हैं वो रोकती हैं आपके कस्टमर को। जो टाइटल है वो आपकी लिस्टिंग पे लेके आएगा कि 50 लिस्टिंग आ गई। अब उस 50 में से अगर आपकी पिक्चर अच्छी होगी वो कस्टमर ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर। अगर आपकी पिक्चर अट्रैक्टिव होगी तो विजुअल इफेक्ट की वजह से वो रुक जाएगा। अब कैसे रुकेगा? आपकी पिक्चर भी अच्छी होगी, साथ आपने कोई छोटा मोटा लिखा होगा 24 आवर्स डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी या बाई 1 गेट 1 फ्री, तो वाह यार बाकी सर डिलीवरी तो एक साथ फ्री की दे रहा है, वो उधर ही रुक जाता है। वो फिर उसको आपकी लिस्टिंग को क्लिक करता है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देखता है, बाकी पिक्चर्स देखता है। जब बाकी पिक्चर्स देखेगा तो उसमें साइजेस वगैरह, वेट प्रोडक्ट का, उसकी कंपेटिबिलिटी, उसकी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की है, तो पक्का हो गया आपका कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर की जब ये कस्टमर की साइकी है, जब उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो फिर प्राइस में कम्प्रोमाइज़ करता है। कि दूसरा बंदा आपसे सस्ती भी बेच रहा है, आपकी 10, 20, 30 में नहीं, 1 पाउंड महंगी है प्रोडक्ट, लेकिन वो कहेगा यार बाकी का पता नहीं, वो मेरे लैपटॉप को लगेगी नहीं लगेगी, या उसकी पानी की बोतल का साइज़ ये होगा या नहीं होगा, तो ये तो कम अज़ कम कन्फर्म है ना, खैर है 1 पाउंड पे लो, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम डालें और बेस्ट पिक्चर्स डालें। पिक्चर के अंदर ईबे में आप छोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब कुछ लोग हैं ना तो उन्होंने वो पूरा दाता दरबार ही हर बड़ी मांग जा रहे हैं, कुछ झंडियाँ लटकाई होती हैं साथ, और कुंडियाँ लटक रही हैं और ताले और चाबियाँ और पता नहीं, वो पूरा एक खानों के पास बनी होती है। माइंड नहीं करना नहीं, मतलब वो अल्लाह पाक कहता है ना कि सजाओ समझाओ तो वो सही उसके ऊपर करती हूँ पूरा, ठीक है। उसमें भी नहीं पिक्चर आपकी होनी चाहिए, ठीक है, एक सोबर सी पिक्चर हो, उसके कोने पे आपने एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन ज़रा प्रोफेशनल अंदाज में दी हुई है, उसको भी देने का तरीका है। उस पर भी आप जितनी मेहनत करोगे, एक बंदा उसने सिंपल पेंट से उठा के वहाँ कलर दिया, उसके अंदर राइटिंग कर दी, एक बंदा उसने उसके अंदर शेड्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो लगता है कि वो पिक्चर का ही एक हिस्सा। आप समटाइम पिक्चर्स देखेंगे ना जो प्रोफेशनल लोग ब्रांड्स हैं, तो उनकी पिक्चर्स के अंदर भी राइटिंग आ रही होती है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, तो पता चलता है यार वाकई हुई, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है पिक्चर की उस राइटिंग की। और अगर आप अनप्रोफेशनली करेंगे तो वो डाउन हो जाएगी, आप डिम हो जाएगी। आइटम स्पेसिफिक्स जो है ना, ये नॉर्मल तो आप स्पेसिफिकेशन डालते हैं डिस्क्रिप्शन उसके आइटम की, कि अपनी मर्जी से एक पेज वाइट आ जाता है, उसके ऊपर आप लिखते जाते हैं जी मेरी प्रोडक्ट का इतना वेट है, इतनी इसकी लेंथ वेट हाइट है,
किस कलर की है, कितने गुणों में, पूरी आप इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। जो आइटम स्पेसिफिक्स है, जब आप उसकी कैटेगरी और वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो eBay आपको सजेस्ट करता है। हो सकता है आपके माइंड में वो चीज़ें ना आ रही हो, तो eBay आपको छोटे छोटे, जिस तरह वो टिक बॉक्स नहीं होते कि ये चीज़ है आपके प्रोडक्ट में, आप कहते हैं यस या नो, ये प्रोडक्ट है, वो छोटे छोटे कितना सा बार होते हैं, उसके अंदर वो छोटे छोटे स्पेसिफिक स्पेक्स जो है वो लिखे होते हैं। तो आप उनमें से जितनी चूज़ करते जाएंगे, नीचे सर्कल आ रहा होता है, वो ब्लू होता जाता है, 5, 10, 60%, 90%, 100%। तो जितने ज़्यादा आप स्पेक्स उसमें से चूज़ करके इन्फॉर्मेशन देंगे, तो eBay का मकसद यही होता है ना कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, क्या आपका पूरा सर्कल ब्लू हो गया, मतलब जो उन्होंने कुछ 100% दी आपने इन्फॉर्मेशन, तो अब eBay आपकी लिस्टिंग को एक वैल्यू देगा कि इसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी है। आइटम डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो मैंने आपको बताया था पहले भी एक दिन के, दुकान पे कस्टमर आता है तो आप हर दफ़ा उसको शुरू से लेके एंड तक पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो डिस्क्रिप्शन होती है। आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि मेरी प्रोडक्ट ये है, मेरी प्रोडक्ट ये है। तो जब आप शॉप पे खड़े होते हैं तो आप डेली 20, 25, 30, 50 दफ़ा एक सेम प्रोडक्ट उठा रहे होते हैं और उसमें से 2 चार ले लेते हैं। तो इसमें कितना शानदार काम है कि आपने एक दिन बैठ के लिस्टिंग करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेहनत करके ढूंढ के पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद दोबारा नहीं आपको करनी। अब रात को सोए हुए हैं, फराटे मार रहे हैं, इधर से पसीने निचड़ रहे हैं, और उधर से बंदा आपकी चीज़ पढ़ के इन्फॉर्मेशन उठी, फिर वो चला गया पैसे लेके। कैसा बिजनेस, आप फराटे मारे और आपको पैसे मिल गए, ठीक है, लेकिन आपने दिन को मेहनत की, उसका रिटर्न आपको मिलना शुरू हो गया। अब होता ही है ना, आप होटल में जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तो आपको कोई आप होटल ही नहीं करते इसकी टूटी किस तरह की है, पर्दे किस तरह के हैं, बेड किस तरह का, 2 दिन रहना दफ़ा करवाने से। लेकिन अपने घर के अंदर आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आप कहते हैं अच्छी टूटी लगवाएं, अच्छा बिस्तर लगवाएं, अच्छी टाइलें लगवाएं, अच्छी रेलिंग लगवाएं सीढ़ियों की, अच्छे बेड रखें, करते हैं ना, हर चीज़ पे फोकस करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं, क्यों ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब ये लॉन्ग रन है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लिस्टिंग में और काउंटर की जो चीज़ है उसमें यही फ़र्क है कि लिस्टिंग आप कर रहे हैं कि यार इस चीज़ में हो सकता है 5 साल चल रहा हो, तो जो 5 साल चलने वाली चीज़ उस पर ज़्यादा मेहनत की जाती है, एक दफ़ा ही करनी है, बात आप नहीं करनी, उस पर पूरा जोर डालना। सिर्फ डिस्क्रिप्शन का नहीं कह रहा, पूरी लिस्टिंग का, टाइटल पे, सब टाइटल पे, फोटोज पे, डिस्क्रिप्शन पे, हर चीज़ पे पूरा जोर दें। कोशिश करें एक दिन लगा के या 2 दिन लगा के एक लिस्टिंग करें, लेकिन आपके पास फिर सही ग्रिप होगी, ये मेरा बेट का बच्चा मैंने खरीद किया, मुझे सब पता जी। सर अमेज़न के कीवर्ड से आपकी लिस्टिंग बूस्ट करती है और रैंक करती है, तो सर यहाँ पे हमारा टाइटल आई गेस जी, वो कीवर्ड्स ही होते हैं ना एक्चुअली जो टाइटल होता है। कीवर्ड क्या चीज़ है, चाबी वाले लफ्ज़, ठीक है। कीवर्ड का मतलब है कि वो वर्ड जो कस्टमर के माइंड में आता है सर्च करने के लिए, उसको वर्ड, वो वर्ड है ना। एक्चुअली मैं वही बात कर रहा था कि क्या सोच के वो सर्च करता है, तो ज़ाहिर है जब सर्च करता है तो घूमते तो नहीं मारता, वहाँ पे वर्ड ही लिख रहा होता है, तो वो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, जिनको सर्च करता है। तो आपने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कीवर्ड्स या बेस्ट वर्ड्स या जो मर्जी उसको आपने तो किसी ने डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, यस डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट, या सर्च में आएगी। आपका कस्टमर ढूंढ रहा है तो eBay जो है वो एल्गोरिथम लगाएगा जी, इसका बंदा टाइटल में बता रहा है ये चीज़ है, ये सब टाइटल में बता रही है ये चीज़ है, या डिस्क्रिप्शन में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ इसमें ये चीज़ है, तो तस्वीर अच्छा सेलिंग डिटेल्स तस्वीर फॉर्मेट, जिस तरह आप डालते हैं कोई चीज़ भेजते हैं तो उसकी बोली लगती है, तो इसमें इन्होंने ऑप्शन एक दिया हुआ eBay में कि आप ऑप्शन स्टाइल कर लें, लेकिन वो होते नॉर्मली आपके पास कोई एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, या जो लो लेवल पे लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, एक आधी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, या कोई यूज चीज़ मिल गई है या घर की कोई चीज़ बेचनी है, तो उसको ऑप्शन स्टाइल पे ऑप्शन आता है ना कि बाई इट नाउ या ऑप्शन स्टाइल आपने करना। तो बाई इट नाउ का मतलब एक फिक्स्ड प्राइस होगी, जिसने लेनी है पे करे ले, जिसने नहीं लेनी आगे जाए। और ऑप्शन में ये होता है कि आप एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोन बेच रहे हैं ऑप्शन, कुछ लोग ये भी बड़ा बिजनेस है, ज़ाहिर है उसकी फिर अपनी एक स्पेशलिटी है। तो एक कस्टमर है वो कहता है जी मैंने, एक सेलर है वो कहता है मैंने अपना आईफोन बेचना है, आईफोन है 1000 पाउंड का, ठीक है, वो लगा देते, कहते हैं जी मैं
7 दिन के लिए ये अपनी लिस्टिंग ऑक्शन पे लगा रहा हूँ, डेज आ जाते हैं, 7 डेज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस 100 पाउंड। एक बंदा आता है, वो आगे देखता है आईफोन बिडिंग वाला, बिड कहते हैं उसको, ऑक्शन ये बोली, वो आगे कहता है कि मैं 120 पाउंड दूंगा, ठीक है, सबमिट योर बिड। वो अपनी बिड सबमिट कर देता है कि मैं 100 आपने कहा हुआ है, मैं 120 दूंगा। अब शाम को कोई और बंदा आता है, 7 डेज के अंदर वो क्लोज नहीं होती, वो चल रही है बिडिंग उसको। शाम को एक बंदा आता है, वो आगे कहता है जी मैं 150 होगा, तो 1000 पाउंड का फ़ोन है, मैं 150 दे दूँगा। वो अगला आता है, वो कहता है जी मैं 200 दूँगा। उससे अगला आता है, वो बिडिंग की पूरी डिटेल फिर आ रही है, साथ लिखा रहता है क्लोजिंग टाइम 6 डेज लेफ्ट, क्लोजिंग टाइम 3 डेज लेफ्ट, 2 डेज लेफ्ट, 1 डेज लेफ्ट। वो फिर लोग क्या करते हैं, वो फिर उस चीज़ को अपने पास सेव कर लेते हैं, उनको नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। वो ट्रेंड पे आगे जो अभी 1-2 मिनट होते हैं, उसमें बड़ी जंग चल रही होती है, और उसकी हो सकता है 1000 पाउंड की वो क्या रिस्पॉन्ड होगी, ठीक है। तो आप लोग कह रहे हो 1000 पाउंड का तो ये ही है, तो मुझे तो मस्ट चाहिए, पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर बाद में ये मंगवाना पड़ेगा, तो ठीक है मैं 50 पाउंड एक्स्ट्रा भी देता हूँ, मुझे भी ठीक है, ये भी हो जाता है। समटाइम उसकी लिस्टिंग है वो बूस्ट नहीं हुई है, किसी अच्छी जगह पे नहीं पहुँची, तो हो सकता है वो 1000 वाला उसका 700 में चला, ठीक है। वो बड़े लोग हैं बिडिंग में, वो खरीद की चीज़ तो ईबे पे उसको फिक्स प्राइस पे बेचते, लगा देते, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का भी लगा भी सकते हैं। और वो भी क्या करते हैं, उन्होंने एक उसमें ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये 1000 पाउंड वाला जो फ़ोन है 800 तक मुझे 12 खाता है, तो आप उसकी बिल लगा के ना 120 तो साथ एंटर कर देते हो कि मैक्स 800, वो आपका 120 जा रहा है। जो कोई और बंदा आके 150 करता है, तो साथ ही आपका 160 हो जाता है, साथ ही एट द सेम स्पॉट वो लगा के साइड पर 160 हो गया, किसी और ने सेट की हुई है ज़्यादा, वो साथ ही 200 करता है, आपका 210 हो जाता है, वो 250 करता है, 260 हो जाता है, वो छोड़ के बाहर हो जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा बंदा आता है, कहता है अच्छा 260 पे है, तो जो 280 करता है, आपका 290 हो जाता है। यानी कि आप, लेकिन जब 800 पे जाएंगे ना, तो कोई बंदा 810 लगा देगा, तो आपकी बिड खत्म होगी। यानी कि आपने कहा कि मैं मैक्सिमम 800 तक बिड लगाऊंगा, अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर नहीं मैंने लेना, क्योंकि और ले लेते, तो अगर कोई आगे 810 को लेगा, तो आपकी बिड खत्म हो गई है, आप जो भी कर रहे हैं आपने ऑटो को लगा दिया। और अगर फर्ज करें कोई बंदा जो वो 700 से ऊपर नहीं जाता, आपकी 710 बनी हुई है, उसके बाद बिड क्लोज होगी, तो आपको 710 करनी होगी। क्वांटिटी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप प्राइस कम लगा रहे हैं। नंबर 1 तो क्वांटिटी आपके पास अगर 50 पड़ी है और आपने 100 लगा दी है, और सुबह उठते हैं, ज़ाहिर सस्ती थी, क्या पता 100 का 100 ही किसी ने खरीद लिया, आप उसके साथ मिलते तरले करते रहो, यार सॉरी गलती हो गया, आइंदा नहीं करूँगा, तो मेरे पास 50 पड़ी थी, मैंने 100 लगा दिए। ये भी होता है, बड़ा बिग पॉइंट है कि आप एक सेल का आपको वेट नहीं करना पड़ता। एक बंदा है वो ऑलरेडी बेच रहा है और उसकी प्रोडक्ट खत्म हो गई और उसके ऑर्डर आए हुए, तो वो फिर ईबे पे ढूंढ रहा, तो कैसे सस्ती मिले, मैं खरीद के अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ, ठीक है। तो वो फिर अपसाइड डाउन करता है कि सबसे सस्ती किसने लगाई है, इस बंदे ने, तो हो सकता है वो आपसे 10, 20, 50 इकट्ठी खरीद ले, तो आपकी लिस्टिंग को वो जंप लगता है। लेकिन अगर आपके पास पड़ी 20 है और आपने 50 लिस्ट कर दी है कि पता नहीं बिकनी है नहीं बिकनी, मैं लगा दूँ, तो शॉर्टकट कोई नहीं है। ट्राई टू बी द ऑनेस्ट। और उसके बाद यह है कि अवेलेबिलिटी, अब इधर से मैं कह रहा हूं कि आपने एग्जैक्ट क्वांटिटी लगानी है, ठीक है, उधर से मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन उसमें भी यही कहूंगा कि क्वांटिटी आपने एग्जैक्ट ही लगानी है। उसमें क्या होता है, आपका एक पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी का, 2 सेलर हैं, बाकी हर चीज सेम है, एक ने जो प्रोडक्ट लिस्ट की है उसमें क्वांटिटी 100 डाली है, दूसरे ने 50 डाली हुई है, तो 100 वाले को एज है, वो बड़ा सेलर है, उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा पड़ी है, ज्यादा अवेलेबिलिटी है, उसको प्रेफर करेगा ही, उसकी लिस्टिंग को एक स्टेप ऊपर ले आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा क्वांटिटी डालें, जी मेरी लिस्टिंग ऊपर आएगी और उसके बाद लिस्टिंग नहीं होगा, पास तो लिस्टिंग ज्यादा ही नीचे चली जाएगी। मतलब सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है आपने। और मजीद इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो फिर साथ साथ आते जाएंगे। डिलीवरी डिटेल्स आपने बड़े ध्यान से डालनी है, कौन सी सर्विस सेलेक्ट कर रहे हैं। डिस्पैच टाइम, कि अगर आपके पास यूके में चीज़ पड़ी हुई है, यूके के कस्टमर को बेच रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है कि आप उसको नेक्स्ट डे डिस्पैच कर सकते हैं, तो आप उसका डिस्पैच टाइम 1 डे रखें, ठीक है। वो फिर उस बेस पे आपका डिलीवरी टाइम डिसाइड करता है ईबे कि ये आइटम कस्टमर को बताता है 2 दिन बाद मिलेगी, 3 दिन बाद मिलेगी। तो अगर आप वहाँ पे कर देते हैं जी सेम डे डिस्पैच, कि मुझे जिस दिन ऑर्डर मिलेगा मैं उसी दिन ही डिस्पैच कर दूंगा, तो उधर से फिर ईबे आपका 1 दिन कम कर लेता है। ईबे कहता है जी ये प्रोडक्ट कस्टमर को 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी,
तो आप एक दिन तो वैसे ही लेट होगे, नेक्स्ट डे अगर जाके डिस्पैच करते हो 2 दिन उसको एक दिन लेट हो जाएगी वो पहुंचने। तो आपने उसका जो डिस्पैच, अच्छा डिस्पैच टाइम क्या होता है? डिस्पैच टाइम होता है कि प्रोडक्ट को प्रिपेयर करके अपने एंड से आपने उसको शिप करना है, उसको डिस्पैच टाइम कहते हैं। अब सम टाइम है, फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, उसके ऊपर आप कोई बैच बनवा रहे हो, कोई बंदा खरीद रहा है वो चीज़, या आप एक पेन खरीद रहे हैं और उसके ऊपर आपने किसी अपने दोस्त का नाम लिखवाना है, गिफ्ट करना है उसको, तो उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट के साथ लिखा होगा डिस्पैच टाइम 2 डेज, कि हम आपका पेन निकालेंगे, उसको मशीन में डालेंगे, उसके ऊपर आपका नाम प्रिंट करेंगे, उसको पैक करेंगे और फिर हम भेजेंगे। हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर लगे हुए हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2 दिनों में लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सर्विस डालेंगे उसके डेज 2-3 लगेंगे या 1-2, तो वो फिर डिसाइड करेगा, ईबे बताएगा कस्टमर को 20 दिन मिलेगी। तो अगर कस्टमर को 12 आता है तो वो ले लेगा, नहीं आता तो कोई और ढूंढ लेगा। क्लियर? अच्छा, डिस्पैच टाइम के बाद डिलीवरी टाइम होता है। डिलीवरी टाइम में फिर आपने सर्विस सेलेक्ट करनी होती है। रॉयल मेल फर्स्ट क्लास, नॉर्मली वो कहते हैं जी कि हम आज अगर आपने शिप किया तो कल मिल जाएगी। जो सेकंड क्लास होती है या 48 आवर्स, वो एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन मिलती है, ठीक है। लेकिन ये भी 100% नहीं होता। जो नेक्स्ट डे वाली है उनमें से 90% नेक्स्ट डे मिल जाती है, फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन 10% जो है वो 10% में से भी 90% दूसरे दिन मिलेंगी। जो एक आधी रह गई हो सकता है वो 3 दिन बाद मिले। तो वो जो डिलीवरी रेट होता है ना, लेट डिलीवरी, वो इसी वजह से आता है कि कोई एक आधी प्रोडक्ट किसी ऐसे एरिया में थी या उधर कोई गड़बड़ थी, नहीं पहुंच सका, या वो बंदा घर पे नहीं था, पोस्टमैन वापस आ गया, या एड्रेस गलत हो गया, नहीं पहुंच सका, तो काफ़ी उसमें फिर इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने अपना जो एंड है वो सेव करना है, डिस्पैच टाइम ध्यान से लिखना है, और फिर उस टाइम तक आपने अगर लिखा ना कि मैं सेम डे डिस्पैच करूंगा और 3 बजे तक के आ दूँ, तो 3 बजे तक के जितने ऑर्डर आए हुए आपने वो प्रिंट करके उसी दिन पोस्ट ऑफिस जाके देने हैं, ताकि वो इन टाइम डिलीवर हो। अगर आप समझते नहीं कर सकते तो आप एक दिन का उसमें गैप डाल दें, डिस्पैच टाइम 1 डे। उसमें फिर ये होगा कि आज के जितने ऑर्डर है रात 12 बजे तक आएंगे, कल के दिन आप उनको डिस्पैच करो। डिलीवरी टाइम भी हो गया। डिलीवरी टाइम में होता है पॉलिसीज बन जाएंगी, वो आपको कासिम समझा देगा। एक दफ़ा बन जाती है एक पॉलिसी, उसका नाम रख लेते हैं, वो आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं सारी, एक दफ़ा करते हैं सब पे हो जाती है। जितनी लिस्टिंग पे वो पॉलिसी लगी होगी, अगर पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करेंगे तो वो सब के सब पे अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लिस्टिंग की है, एक पॉलिसी बनाई है फर्स्ट क्लास की रॉयल मेल, आपका माइंड चेंज होता है, आप कहते हैं नहीं सेकंड क्लास भेजूंगा, तो आप सिर्फ पॉलिसी खोलेंगे, उसमें सर्विस सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो आपकी 100 लिस्टिंग है सारी में चेंज हो जाएगी कि सेकंड क्लास, क्योंकि आपने वहाँ पॉलिसी सेलेक्ट की है और एंड पे स्टार्ट में आपने पॉलिसी चेंज कर दी है, तो सब और दूसरी जो चीज़ होगी उनको आप कहते हैं बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसी का मतलब है कि आपकी शिपिंग, आपकी पेमेंट और आपके रिटर्न्स, ठीक है। पेमेंट में ऑप्शन आ जाता है कि आप इमीडिएट पेमेंट चाहते हैं, कि कस्टमर ऑर्डरिंग का प्लेस करें, जब उसकी पेमेंट आएगा वहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कस्टमर बाई करके चला जाएगा, कहेगा दोबारा पेमेंट रिटर्न आए ना आए फटाफट। और तीसरी चीज़ एक रिटर्न होती है इसमें, एक होगी पेमेंट ऑप्शन आ जाता है, दूसरा आ गया शिपिंग और तीसरा आ गया रिटर्न। रिटर्न में आपने लिखना है कि कितने डेज का रिटर्न आप रख रहे हैं, 50 डेज का रख रहे हैं, 30 डेज का रख रहे हैं, 90 डेज का रख रहे हैं, आप जितना मर्जी अपनी मर्जी से रखें। तो हम अपनी 30 डेज तो 30 डेज के अंदर कस्टमर को इशू है तो रिटर्न। और उसमें फिर रिटर्न में आप ऑप्शन दे सकते हैं कि रिटर्न जो है वो बायर पे पड़ेगी, जो खरीद रहा है जब रिटर्न करेगा तो वो करेगा, पैसे पे करेगा, या सेलर पे करेगा, वो भी आप ऑप्शन आप रखें। हम नॉर्मली जो है वो सेलर पे करते हैं, हम कहते हैं कि कस्टमर जो है उसको देनी तो वैसे भी है, तो अच्छे ऑप्शन है। सेल इट फास्टर ऑप्शन करना, सेल इट फास्टर का मतलब तेजी से बेचोगे, आप ईबे को कमीशन देना शुरू कर दो प्रमोशन वाला, तो वो आपकी लिस्टिंग, एक आपकी लिस्टिंग ओरिजिनल लिस्टिंग जो है वो पड़ी रहेगी, बीच में जाके होगी, और एक लिस्टिंग और उसकी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करके ईमेल पे पहले भेज। अब देखा ना कल हमने भी चीज़ें सर्च की थी, तो स्पॉन्सर पहली 4-5 लिस्टिंग वो प्रमोशन वाला। और फिर जब अगर आपकी बाकी सारी हर चीज़ ठीक है और आप प्रमोशन लगा रहे हैं, तो ज़्यादा आपके कंपेटिटर भी तो प्रमोशन लगा रहे होते हैं, तो फिर आपकी प्रमोशन का भी एक एल्गोरिथम बनता है, एक क्राइटेरिया बनता है कि आपने 10% लगाई है, उसमें 5% लगाई है, किसी ने 3% लगाई है, तो उस बेस पे 10% वाली ऊपर आएगी। लेकिन
अगर 10% वाले का अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड है और 5% वाले का टॉप रेटेड है तो ये देखेगा नहीं मैं टॉप रेटेड वाले को देता मुझे नहीं कर सकता। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीपाई का आप ऑप्शन दे सकते हैं लिस्टिंग में, जब आप लिस्टिंग करते हैं उसमें आपके ऑप्शन बाई वन गेट वन फ्री का, या सेकंड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम आपको 5% या 2% वो आज अलग क्लिक कर लेंगे 1% का नेक्स्ट 2% वो ज़रा आप अपनी कॉस्ट या अपनी वो प्रॉफिट वगैरह सारे कैलकुलेट करके तो अपनी मर्जी से आप फीस जो है वो होती है, एक तो लिस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो नीचे आ रहा है, अगर आपने शॉप सब्सक्राइब नहीं की तो नीचे आएगा नहीं में आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं फीस के। उसके बाद जो फीस है उसको मेरा मतलब वही होती है सिर्फ जो उसके नीचे आ रही होती है डिज़ाइन की फीस, उसके अलावा मतलब जो आपकी लिस्टिंग की फ़ी होगी ना वो नीचे ऑलरेडी आ रही होगी, आपको पता होगा कि इस लिस्टिंग में मुझे इतने चार्जेस 1 लाख पड़ेंगे और 30 डेज। उसमें 2-3 चीज़ें होती है, एक सबटाइटल की फीस होती है और अगर आप एन लार्ज पिक्चर लगाते हैं तो उसकी वो फीस चार्ज करते हैं, वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि मंथली लिस्टिंग की फीस है, सबटाइटल की कितनी है, पिक्चर की कितनी है, टोटल ये जो लिस्टिंग कर रहे हैं जो ऑप्शन आप ले रहे हैं टोटल इतनी फीस बनी है, अगर आप एग्री करते हैं तो लिस्ट ऑप्शन आता है नीचे लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस, फीस आगे डिस्प्ले होगी है, अगर आप क्लिक करते हैं मतलब एग्री है आप ऑप्शन। उसके बाद एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन होता है, मतलब लिस्टिंग को अपलोड या लाइव करने से पहले एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है कि आपकी लिस्टिंग नज़र किस तरह की आएगी, टाइटल आपका, पिक्चर आपकी वो सारी चीज़ें कि कस्टमर आगे देखता है तो लिस्टिंग किस तरह की व्यू होती है, वहाँ पे भी आपको एक आइडिया आपको मिल जाता है कि कोई फॉर एग्जाम्पल आपने पिक्चर में कोई ऐड किया हुआ है, एडिट किया हुआ टेक्स्ट वगैरह आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, जब आप उसमें देखते हैं या छोटा नज़र आ रहा है या क्लियर नहीं आ रहा, आप उसको दोबारा भी उसको एडिट कर देते हैं। सेव एंड ड्राफ्ट भी होता है कि आपने लिस्टिंग उसी वक्त नहीं करनी, आप लोग आप उसको सेव करके तो लेटर ऑन ड्राफ्ट में जाके लिस्टिंग में जाएंगे ना, जब आप लिस्टिंग वाला जो टैब आपने होता था उसके अंदर ही और रिस्पेक्टिंग लिस्टिंग और ड्राफ्ट्स और सेव वो सारी आ रही होती है, तो जब आप लिस्ट कंप्लीट करके उसको सेव कर देते हैं, ड्राफ्ट को सेव करते हैं वो वहाँ पर पड़ी होती है, आप लिस्टिंग में जाएंगे वहाँ से ड्राफ्ट डाउन उसको निकाल के दोबारा कैंसिल और एंड लिस्टिंग। अगर आप इस लिस्टिंग को कोई चल रही है आप कहते इसको खत्म करें तो आप उसको जाके एंड भी कर सकते हैं। एंड कहाँ से कर सकते हैं, लिस्टिंग में जाएंगे वहाँ पे एक साथ ड्रॉप डाउन एरो आएगा हर लिस्टिंग के साथ, उसमें ऑप्शन आ रहे होते हैं आपकी लिस्टिंग की क्या एंड लिस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे। इसमें एक पॉइंट ऐड कर दें, तो अगर लिस्टिंग में एंड करनी है तो पहले क्वांटिटी 0 कर दें, ठीक है, ताकि वो आपकी क्वांटिटी ज़ाया नहीं होती। अगर आप वैसे एंड कर देंगे तो वो क्वांटिटी आपको मंथ बाद मिलेगी, अगर आप 0 करके एंड करेंगे अच्छा वो क्वांटिटी आपको वापस उसी वक्त मिल जाएगी। अगर आपने कोई लिस्टिंग की है उसके अंदर कोई क्वांटिटी डाली हुई है तो उसको 0 करके सेव करें लिस्टिंग को, उसके बाद उसको एंड कर दें तो आपकी जो क्वांटिटी 0 की है वो वापस आ गई आपके अलाउंस। और मेरा ख्याल है शायद इसका हो गया नॉर्मल, अदरवाइज वो जो होती है ना, अगर आपने डायरेक्ट एंड किया ना वो 1 मंथ के बाद ही फिर होती है। फास्ट एंड फ्री अच्छा दो चीज़ें होती है ना, आप कहते हैं लिस्टिंग में कि मेरी जो कास्ट और प्राइस है वो इतनी है, जो आइटम की जो प्राइस है वो इतनी है और शिपिंग के मैं आपको इतने चार्ज करूँगा, दो चीज़ें अलग होती हैं, ठीक हो गया। अब उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 5 पाउंड की आइटम है, 2 पाउंड की शिपिंग है, अब आइटम की प्राइस जो है वो 7 पाउंड रखें और शिपिंग फ्री कर दें। तो अगर आप फ्री ऑफर करते हैं है सेम ही चीज़, फर्क कोई नहीं है। पहले ये होता था कि मेरे उस टाइम के अभी भी चल रहा है, पहले ये होता था कि अगर आपने प्राइस रखी हुई है ना प्रोडक्ट की 5 पाउंड और शिपिंग 2 पाउंड अलग रखी है तो 5 पाउंड पे ईबे फी लेता था, शिपिंग पे फी नहीं लेता था, तो लोग फिर शिपिंग अलग रखते थे और प्राइस अलग रखते थे, ठीक है। अब ईबे ने क्या किया, ईबे ने कहा कि अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं यानी कि वो जो 2 पाउंड है वो आप प्राइस के अंदर ऐड कर देंगे तो हम आपकी जो लिस्टिंग है उसके साथ एक छोटा सा बैनर लगाएंगे फास्ट एंड फ्री। अगर आप सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्पैच करते हैं एक दिन का और उसमें फर्स्ट क्लास शिपिंग करते हैं तो उधर से आपने फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है कि प्राइस टोटल की हमें फ्री सारे पे मिले,
हम आपके एक साथ बैनर छोटा सा लगा देंगे लिस्टिंग के साथ एक स्टिकर फास्ट ठीक है। तो आप क्योंकि पे बेशक आप उसको अलहदा रखें या इकट्ठा रखें, वो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है सारी की सारी हो रही है, ठीक है। तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ्री रखें। फास्ट एंड फ्री वाले वो इसमें एक एडवांटेज भी है ना, कस्टमर को कैच करने का तरीका भी है। कस्टमर समझता है कि ये मुझे फ्री शिप कर रहा है। अगर आप अलग रखेंगे, कुछ कस्टमर ऐसा लगा कि नहीं यार मैं शिपिंग क्यों पे करूँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देना उसको। इसमें प्लस पॉइंट आ गया जो फ्री है। इसमें जब आप जाते हैं शिपिंग में तो यूके की सारी सर्विसेज ऐड होती हैं, वहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं जी रॉयल मेल फर्स्ट क्लास, रॉयल मेल सेकंड क्लास, रॉयल मेल 24, रॉयल मेल 48, DHL, UPS, जो सारी की सारी सर्विसेज आ रही हैं, आप जो मर्जी करें। जो नेक्स्ट डिलीवरी होती है ना, उसको कहते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी, ठीक है। अब शिपिंग में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जी कि अगर आप नॉर्मली हमसे कोई चीज़ बाई करते हैं स्टैंडर्ड, तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। साथ आप सेकंड ऑप्शन भी दे देते हैं कि कस्टमर जब वो चीज़ खरीद रहा होता है ना, उसके पास ऑप्शन आ रहे थे कि जनरल शिपिंग जो फ्री या 2 दिन बाद मिलेगी, ठीक है। अगर आप ट्रैक चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें, इसमें फिर आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। वो सारे अपने ऑप्शन उसमें दिए होते हैं, ठीक है। उसमें एक एक्सप्रेस का भी ऑप्शन होता है कि कस्टमर कहता है कि 8 पाउंड में एक्स्ट्रा पे करूँगा 2 पाउंड की आइटम, तो मैं 8 पाउंड एक्स्ट्रा दूँगा, एक महीने से पहले मुझे मिल जाए। अगर अगर आपने उसमें अपनी शिपिंग में वो ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो कोई भी आप सर्विस है वो सेलेक्ट करें। अगर वो नहीं करता उसको फीस चाहिए कि नॉर्मल होगी, लेकिन उसमें भी ये होता है कि डेली बेसिस पे आपने देखना होता है कि अगर किसी एक्स्ट्रा पे किए हो तो उसका ऑर्डर ज़्यादा करके स्पेशल डिलीवरी साथ के साथ में। तो सेपरेट फॉर VAT ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर जो आपकी लिस्टिंग होती है उसमें जो फीस होती है उसमें भी होती है VAT ऑलरेडी पे होती है, जो शिपिंग है उसमें भी VAT होती है। तो अगर आप VAT के लिए रजिस्टर्ड है फिर तो आपको उन चीज़ों का फायदा है, अदरवाइज अगर नहीं है रजिस्टर्ड फिर भी वो VAT लेंगे आपसे, इसमें भी VAT होती है और शिपिंग में भी VAT है। अगर आप रजिस्टर्ड है तो फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज उसका रिटर्न मैंने आपको बता दिया। इसमें बिजनेस पॉलिसीज में हम ऐड कर देते हैं 15 या 30 डेज ऑफ करते हैं और बाय पे कर देगा सर बाय डेज या 7 डेज और कोई क्वेश्चन आपका